अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है चाहतों की रोशनी। नॉवेल के बारे में जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। आपसे फिर कहेंगे हम बात को मान जाइए, दिल लगी जो हो सो हो उनको नहीं बताइए। शाम अगर उदास हो, कोई अगर न पास हो, फिर तो जो दिल की आस हो उसका फरेब खाइए। सुबह की आमद थी। माहौल में कोहर आलूद महका महका गुबार फैला हुआ था। स्याह फलक पर टिमटिमाते सितारों की चमक मांग पड़ने लगी थी और कहीं कहीं स्याह बादलों की स्याहियों में सुबह काजिब की सफेद सफेद धारियां शहर की आमद का पता देने लगी थी। लॉन में इस्तादा ऊंचे ऊंचे दरख्त छुपे हुए नूर से वाजे होने लगे थे। उसने सुलगती आंखों पर हाथ रखा और करवट बदल कर लेट गई और सोने की कोशिश की, मगर नींद हनूस आंखों से कोसों दूर थी। हर सू फैले सन्नाटे उसके अपने जिस्मो जाँ में फैलते हुए महसूस हुए। वो घबराकर खिड़की में जा खड़ी हुई और गुजरती सातों ने रात की स्याही को सुबह के पुरनूर उजाले की किरणों से भर दिया था और दूर दूर से फजर की अजानों की रूह परवर आवाजें बुलंद होने लगी थीं। वो अज़हद मुस्तादी और मगन से वुजू करने लगी कि दिल जब दुख और अंदेशों के गर्दाब में धंस रहा हो, उम्मीदों और आस के दिए बुझने लगें तो सिसकती तड़पती दम तोड़ती हसरतें आरज़ुएं बराह रास्त उस माबूदे हकीकी के आगे सिजदा रेस हो जाती हैं और बावर होने लगता है कि जो शय रग से ज्यादा करीब ही नहीं करीब तर है। बिगड़े काम, डूबती कश्ती और मुर्दा तन में नई रूह फूंकना उसके लिए मुश्किल नहीं है। मुसरतों की सातों में हम जिसका शुक्र नहीं करते, दुखों के अंधेरों में वो हमें पूरी शिद्दत से अपनी मौजूदगी और हुक्मरानी का अदराक करवा देता है। आप रोशान भाई से फकत एक बार मुलाकात कर लें। वो गुज़िश्ता 1 माह से बेहद इसरार कर रहे हैं। आखिर उनसे मिलने में हर्ज ही क्या है? सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारी तरफदारी क्या मानी रखती है? फिर तुम जिस बात को इतना आसान ले रही हो वो उतनी आसान हरगिज नहीं है। खौला ने छोटी बहन सवेरा को संजीदगी से समझाया। सब आसान हो जाएगा अगर आप हिम्मत पकड़ लें तो। वो हनूस अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। मुझे नहीं पकड़नी ऐसी हिम्मत जिससे मेरे वालिदैन मेरे खूनी रिश्ते किसी से निकाह मिलाकर बात करने, सर बुलंद करके चलने के इफ्तिखार भूल जाएं। मैं जैसी हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। दिलो दिमाग में होती जंग से वो वैसे भी हर लम्हे बरसरे पैकार थी। मजीद सितम ये सवेरा की तरफदारियां और उकसाने वाली गुफ्तगू उसे जहनी खलजान के आखिरी मरहले में दाखिल कर दिया करती थी, जहां वो खुद को बेहद मजबूर और बेबस महसूस करके अजियत में मुब्तला होने लगती थी और सर दीवारों से टकराने को दिल चाहता था। मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ आपी, लेकिन अफसोस आप जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं। कल जब आप इस जज्बात के समंदर से निकलकर हवासों की जमीन पर कदम रखेंगी तो आपको मालूम होगा कि ना आपके पैरों के नीचे जमीन रही है और ना सर पर तहफ्फुज का आसमान। जमीन और आसमान के दरमियान मौल्लक वजूद को किस तरह संभाल पाएंगी आप? अभी भी वक्त है, मत करें खुद को बड़ों की कमजरफी और चपकलिश पर कुर्बान। आप सी शऊर और समझदार हैं, अच्छाई बुराई की शनाख्त रखती हैं, फिर क्यों अपनी शफाफ पेशानी पर रुसवाई का दाग लगाना चाहती हैं? सवेरा उसकी दिली कैफियत से बेखबर गुलूगीर लहजे में कहे जा रही थी। जब ये बंधन बांधा जा रहा था तब किसी ने मुझसे पूछने, मेरी राय जानने की कोशिश नहीं की थी, और अब जब इस बंधन को तोड़ने की बात बल्कि कोशिश की जा रही है तो भी मेरी वही हैसियत है जो एक कठपुतली की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले साइन निकाह नामे पर किए थे और अब खुला के कागजात पर। इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं बदल गया आपी? आपने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, बाबा जान का कारोबार बढ़ा और हम उस 3 कमरों और छोटे से आंगन वाले घर और मोहल्ले को छोड़कर इस अच्छी सोसाइटी में खूबसूरत बंगले के मकीन बन गए। रोशान भाई ने बिजनेस में नाम पैदा किया और आपको हमेशा के लिए ले जाने के लिए आ गए। मगर बाज औकात किसी मगरमच्छ की तरह लगता है, खूनख्वार और मक्कार, जो मुसरतों और आरजुओं के अत खुले शगुफों को निकल जाने वाले सफाक कातिल की तरह
हमारी जिंदगी इन अगर मगर के सवालिया निशानों के हमरा गुजर जाएगी कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खोजते तलाशते जिंदगी की डोर टूट जाती है। बज़ाहिर ला ताल्लुक नजर आने वाली बहन के चेहरे पर आसर्दगी और यासियत की ये कैफियत सवेरा से मजीद मख्फी न रह सकी। उसकी कैफियत जानकर उसके दिल पर एक गरा कदर बोझ आन पड़ा और वो वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगी कि लाउंज में बाबा के करीब बैठी अम्मी को बातें करते देखकर वहीं आ गई। मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करके चली गई तुम्हारी माँ। गज गज भर लंबे कीड़े पड़ेंगे बुढ़िया की कब्र में। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी जहन्नुम बनाकर मरी है। अल्लाह से डरो, क्यों मेरी माँ को वहां भी बेसुकून रखना चाहती हो? कल को तुम्हें भी मरना है। फिर अम्मा का मकसद रोशान और खोला को निकाह के बंधन में बांधने का मतलब था हम दोनों भाइयों के खानदान को एक दूसरे से मरबूत रखना। माँ को दिलो जान से चाहने वाले महमूद बीवी की जबान से नाजेबा कलमात सुनकर खफकी से बोले, अपनी अम्मा का इतना ख्याल, जिंदा बेटी की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। अरे बाप हो या कसाई, पर नहीं, कसाई भी इतना बेरहम नहीं हो सकता जैसे तुम। क्या चाहती हो अब? सब काम तुम्हारी हस्बे मंशा हो रहा है। वकील एक हफ्ते के अंदर खुला के कागजात तैयार करके ले आएगा, फिर कार्रवाई शुरू होगी। तब तक सुकून से खुद भी रहो और मुझे भी रहने दो। उनका लहजा दृष्ट था। जो सबसे ज्यादा बेसुकून है उनकी किसी को परवाह नहीं है। वो जो अंदर ही अंदर अरसे से तप रही थी बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था, चुप कर मुर्दार, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आंधी का रुख उसकी तरफ हुआ था। बाबा, आप तो पढ़े लिखे बाशऊर हैं, सब समझते हैं, फिर आपको आप ही की तबाही नजर क्यों नहीं आ रही? इस रोशन और तरक्की याफ्ता दौर में भी मशरकी बेटी बहन की तकदीर नहीं बदलेगी। जहालत और अंधेरों के दौर में गाय भैंस बकरियों की तरह खूंटों से बांध दिया करते थे। हमारी सन्फ के लिए इस रोशन और आजाद दौर के माँ बाप बेटियों को क्यों हमेशा अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाते हैं? वो बाप के घुटनों पर सर रखकर गुलूगीर लहजे में गोया थी। साफ को और निडर अजहद लाड प्यार मिलने की वजह से थी। अब घर में हर वक्त मौजूद रहने वाली घुटन और तनाव ने उसे मुंहफट बना डाला था। मैं इसीलिए खिलाफ हूँ लड़की जात को ज्यादा पढ़ाने लिखाने की। अपने कद से ऊंची और उम्र से बड़ी बातें करना आ जाती हैं। ना बड़ों का अदब, ना अपनी उम्र का हिजाब, कुछ भी तो कायम नहीं रहता। देखो कैसे दीदों का पानी मर गया है, किस तरह बेहयाई से पटर पटर जबान चल रही है। वो सवेरा को गजबनाक निगाहों से घूर कर गोया हुई। तालीम शऊर देती है, तमीज सिखाती है, बेहयाई नहीं अम्मी। 1000 बार लानत ऐसे शऊर और तमीज पर। आप चाय बनाकर लाओ बेटा, आपकी उम्र नहीं है इन उलझनों में पड़ने की। महमूद ने बीवी के जारहाना इल्जाम भांपते हुए सवेरा को किचन रवाना किया था। ये सब आपकी ढील है जो वो इतनी बकवास करने लगी है। बस बहुत हो गई, अब मैं इसे आगे नहीं पढ़ाऊंगी। उनकी तान यहीं आकर टूटती थी। इसकी पढ़ाई से तुम्हें क्या पैर है? इसमें बचपना है, अभी समझदार हो जाएगी वक्त के साथ साथ। खौला बेटे ने भी आला तालीम हासिल की है, लेकिन उसमें तुम्हें ऐसी कोई सरकशी नजर आई? हमारे हर हुक्म पर सर झुकाती है। खौला तो मेरी प्यारी बेटी अल्लाह मियाँ की गाय है, गाय। उसके लिए मेरे दिल से हर दम दुआएं ही निकलती हैं। हाय मेरी मासूम बच्ची, कैसे नसीब लिखवा कर लाई है। मैं कहती हूँ कुछ मेरी भी सुनोगे या उस सौकन से ही चिमटे रहोगे? सौलेहा बेगम ने अपनी गुफ्तगू से बेनियाज अखबार में मुनहमिक हामिद साहब से चुलबुला कर कहा, ला हौल वला कुव्वत बेगम, क्या वाही तबाही बकती रहती हो? जवान औलाद का घर है, सोच समझ कर बोला करो। साथ भर में बंदे की इज्जत का पोस्टमार्टम कर देती हो। हामिद साहब ने चेहरे के आगे से अखबार हटाते हुए जिच अंदाज में कहा, इस मुए अखबार में वही रोज की रटी रटाई मनहूस खबरें होती हैं, जिन्हें पढ़कर सुनकर बंदा बदहवास और रंजीदा ही हो सकता है। खबरें तो आजकल आपकी भाभी और छोटे भैया भिजवा रहे हैं, रंगीन और मसालेदार। वो सुनो तो कुछ हवास ठिकाने लगे या शायद अकल भी ठिकाने लग जाए। उनका अंदाज फिक्रिया था। अब क्या खबर लेकर आ गई तुम्हारी वो छोटी आपा, जिनसे तुम सुबह से सर मिलाए बैठी सरगोशियों में गुम थीं? अम्मा मर गईं, जबान की काट और सुनगुन लेने की आदत आपको विरसे में इनायत कर गईं। अल्लाह माफ करे, मरहुमा जाने के बाद भी हर दम महसूस होती हैं। कल जब तुम सास बनोगी तो महसूस होगा मेरी माँ के हालात का, कि तुम जैसी बहुएं मिल जाएं तो जिंदगी फूलों की सेज बनती है
या कांटों का बिस्तर? मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर है, वरना सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्यों, तुम्हारे मुंह में मिसाइल फिट है जो एटम बम गिराओगी? वो तुर्की बतुर्की बोले। हाय हाय, मेरे ही नसीब फूट गए थे जो इस घर में नसीब फोड़ने चली आई। कोई इज्जत नहीं है मेरी यहाँ। ना मुझसे वाबस्ता लोगों को अच्छे अंदाज में याद किया जाता है। मेरे मैके में दूर परे की एक ही रिश्तेदार तो हैं, सदाकत आपा, जिनको यहाँ छोटी आपा के नाम से पुकारा जाता है। मोहब्बत करने का दौर ही नहीं रहा। सदाकत आपा की सुनाई गई बातों ने पहले ही उन्हें बेहाल कर रखा था, जिन्हें हामिद को सुनाकर वो दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। उधर हस्बे आदत अखबारात में गुम रहने वाले हामिद साहब ने उनकी दुखती रग को पैर दर पे कई वार करके हल्कान कर दिया था। वो तुम्हारी सदाकत आपा तन्हा ही एक बिरादरी के बराबर हैं और अपने नाम के बिल्कुल मतजाद। जब भी आती हैं शरारे छोड़कर जाती हैं। कसम से मुझे बाज औकात गुमान होने लगता है कि अम्मा की रूह आप में हलूल कर गई है। साल हो चुका उन्हें दुनिया से गए, मगर मुझे सुकून में असर नहीं है। खुद ने तो सारी जिंदगी मेरी अजीरन की ही थी, अपने बाद भी मेरे लिए बेसुकूनी का इंतजाम कर गई। खैरियत अम्मी जान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? रोशान अपने कमरे से निकला तो उनकी चीखती चिल्लाती आवाजें सुनकर वहीं चला आया। खैरियत तो उसी दम मेरी जिंदगी से रुखसत हो गई थी जिस घड़ी मैंने इस चौखट पर कदम रखा था। पूरे 30 साल से रो रही हूँ अपने नसीबों को। तुम्हारे आंसू लगता है मगरमच्छ के आंसू हैं जो कभी नजर ही नहीं आए। हाँ, आप तो मुझ पर इस तरह तंजो तजहीक की पोछाड़ करके अपनी माँ की बेचैन रूह को ईसाले सवाब पहुंचाते रहें। वो तड़क कर गोया हुई। दादी जान तो बहुत नाइस लेडी थी, आप क्यों खफा हैं उनसे? अब जबकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है तो खफकी हो भी तो बेमानी है। तुम्हारी माँ के हवासों पर तो वो अब भी छाई रहती हैं। ना मालूम ये बदगुमानी की इंतहा है या नफरतों का उरूज जो अब भी सवाल पजीर नहीं हुआ है। बस, मैं कुछ नहीं जानती शान, तुम्हें जल्द अज जल्द खौला को तलाक देना होगी। नरमीन नागिन बन गई है जिसका काम सिर्फ मेरे बेटे के खिलाफ जहर उगलना है। अरे कैसे कैसे बहतान तराश रही है मेरे बच्चे के खिलाफ कि अब क्या बताऊं अपने मुंह से ऐसी नाजेबा बकवास। वो झेंप कर खामोश हो गई। रोशान के चेहरे पर सुर्खी छाने लगी। हामिद साहब ने मसलहतन खामोशी अख्तियार की थी कि वो सौलेहा और सदाकत आपा में होने वाली सरगोशियां जो बुलंद आवाज में थीं सुन चुके थे। फूफो जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये मामला इतना संगीन रुख अख्तियार क्यों कर गया। अम्मी जान और नरमीन आंटी इस हद तक कठोर और जज्बाती बन गई हैं जो एक दूसरे को शिकस्त खुर्दा देखने की खातिर अपनी औलादों के मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं है। पप्पा और अंकल की खामोशी, लाताल्लुकी और बेनियाजी अलहता मुझे परेशान कर रही है, तो सबसे ज्यादा टेंस में खौला के अहमकाना तर्ज अमल से हूँ। वो स्टूपिड ना मिलने को तैयार है और ना ही कॉल अटेंड करने को। दूसरे दिन वो बाप की खालाजाद बहन जीनत फुप्पो के पास पहुंच गया था, जिनसे उनके बहुत अच्छे मरासिम थे। वो सादा फर्मा बरदार बच्ची खुद खुद कर मरना पसंद करेगी, मगर कभी माँ के फैसले से इख्तिलाफ नहीं करेगी। जीनत उसके आगे चाय का मग रखते हुए बोली, वो सिर्फ बेटी ही नहीं बीवी भी है। निकाह हुआ है मेरा उससे, ये भी याद रखना चाहिए। मेरी बात की पासदारी करना उसका फर्ज है। तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है बेटा, मगर जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं यहाँ हुकूक अदा करने के फराइज बीवी जब पूरे करती है जब वो शौहर के घर में मौजूद हो। अभी वो अपने माँ बाप के यहाँ है और उस पर सितम ये कि रिश्ते को तोड़ने के लिए दोनों जानिब से ही पूरी ताकत सर्फ की जा रही है। ऐसे में तुम खौला को इल्जाम ना दो तो बेहतर है। मैं हैरान हूँ, यहाँ लोग एक दूसरे के करीब रहकर भी दूर हैं। किसी को किसी की जरूरत नहीं है, परवाह नहीं है, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। गैरों से ताल्लुक इस्तवार किए जा रहे हैं, अपनों से रिश्ते तोड़े जा रहे हैं। ना मालूम वक्त की गर्दिश का कौन सा मोड़ है ये। अपने ही अपनों की रुसवाई का सबब बन रहे हैं। भाई भाई का गला काट रहा है, बहन बहन की जिल्लत और जग हसाई की तमन्नाई है। मैं जर्मनी में था, ऐसे लोगों की रफाकत, मोहब्बत और अपनाइयत को महसूस करके मैं बेकल रहा करता था। मैंने अपनों से दूर रहकर अपनाइयत की कदर जानी थी। यहाँ आकर सब बिखरा बिखरा लग रहा है। जिस बेताबी में मैंने 5 साल गुजारे थे वो सब वक्त का धोखा साबित हुए। हंसी आती है मुझे अपने इंतजार पर।
नरमीन और सौलेहा अव्वल रोज से ही इस रिश्ते के खिलाफ थीं। उन्होंने बहुत सही की इस रिश्ते को ना होने दें, मगर अल्लाह बख्शे दादी जान के आगे उनकी एक न चली। उनका रोब दबदबा इस कदर था कि उनकी कोई कोशिश बारावर साबित न हो सकी। वो कहती थीं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उनके सामने तो दोनों में हिम्मत नहीं थी अपनी मर्जी चलाने की, मगर उनके मरने के बाद वो ताहयात अलहदा हो जाएंगे। उनका खानदान जो सिर्फ 2 बेटों पर मुश्तमिल है वो बिखर जाएगा और खानदान को यकजा रखने का ख्याल उनके दिल में यही आया कि तुम्हारा और खौला का निकाह कर दिया जाए। दोनों भाई एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, खानदान एक रहेगा। खौला जैसी सादतमंद लड़की सास का दिल जीत लेगी और इस तरह नरमीन भी बेटी की खातिर जिठानी से मोहब्बत करने लगेंगी। इसलिए तुम्हारे जर्मनी जाने से हफ्ता कबल निकाह पढ़वा दिया था। गलती की तुमने, उसी वक्त ही रुखसती करवा कर ले जाते तो आज यूं परेशान न होते। सरफराज ने अंदर दाखिल होते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। निकाह करने पर ही मुझे अम्मी का शदीद तरीन गुस्सा और नाराजगी भुगतनी पड़ी थी। उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। जर्मनी से आने वाली मेरी कॉल्स तवील अरसे बाद अटेंड की थी। खौला को साथ ले जाने पर उनका क्या रद्द अमल होता, यह आप अंदाजा लगा सकती हैं। फिर किस तरह मसला हल होगा? बात खासी आगे बढ़ गई है। अब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो बेटा। जहां बंदे के अख्तियारात खत्म हो जाते हैं वहीं से रब का हुक्म शुरू हो जाता है। तुम्हारे आने से कबल और बाद में भी मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समझता भी वही है जो समझदार हो। इस वक्त वो हर उस फर्द को अपना दुश्मन समझ रही हैं जो उन्हें हक बात कह रहा है। फिर भी मैं सरफराज की शादी के कामों में दोनों को समझाने की कोशिश करूंगी। पुप्पो उठते हुए पुरसोच लहजे में कहती हुई कमरे से निकल गई। तुम तो बेफिक्री से सपने देखो, बहुत जल्द तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुमको मिलने वाली है। रोशान ने मुस्कुराकर सरफराज से कहा। मैं दिल से खुश नहीं हूँ यार, तुम्हारा मामला ऐसा अटक गया है कि तमाम खुशी और कामरानी बेमजा हो गई है। फिर मजबूरी है कि शादी मुलतवी भी नहीं हो सकती, वरना तुम मेरी खातिर अपनी खुशियां किरकिरी मत करो। सरफराज की दोस्ती पर उसे फख्र था। मेरा मामला यकतरफा है। हमारे निकाह के बाद भी मुझे उसकी मामूली से खुशनुदी हासिल न हो सकी। हालांकि उससे कबल हमारे दरमियान वो बेतकल्लुफी और प्यार नहीं था जो आम कजन्स में साथ रहने से हो जाता है। मुझे अम्मी उनसे दूर रखती तो आंटी उसे मेरी परछाई से बचाती थी। कुछ वो थी भी बुज़दिल और डरपोक, या फिर हद से ज्यादा सादतमंद फर्माबरदार, जो आंटी की गैर मौजूदगी में भी कभी बेतकल्लुफ न हुई थी, जबकि उसकी निस्बत सवेरा से खासी गपशप रही। वो निडर और बहादुर लड़की है। उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद खौला अपने आहनी खौल से बाहर नहीं निकली। उसकी ये बेगानगी और बेरुखी देखकर मैं सोच रहा हूँ, जिस बंधन ने मुझ जैसे लाचार शख्स को मोहब्बत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है, तो वो बेबसी के अंधेरों में क्यों भटक रही है? उसके वजीह चेहरे पर मोहब्बत का फसूं रंग बनकर छा रहा था। उस पर इस हसीन और खूबसूरत बंधन का कोई असर नहीं है, वरना लड़कियां तो सिर्फ एक मोहब्बत भरी निकाह महसूस करके ही रंगीन सपनों में गुम हो जाती हैं। मगर नामालूम वो कौन सी मिट्टी से बनी है जो जरा भी अपनी खुशी का इजहार नहीं करती, सिर्फ अपनी माँ के पीछे छुपना जानती है। जर्मनी जाने से कबल कितनी कोशिश की कि फकत एक मुलाकात हो जाए, मगर तौबा भई, हर लम्हे आंटी को उसका निगरां पाया। बड़ा सख्त पहरा होता है उनका, उसने कान पकड़ते हुए कहा। खौला बहुत हसास और संजीदा लड़की है। इस दौर में ऐसी पाकीज़ा और शफाफ तबीयत रखने वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही लड़कियां आन पे जान दे दिया करती हैं। मुझे उसके अहमकानापन से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ उसका साथ चाहता हूँ। फिर कोशिश करो, बल्कि आज रात को आंटी हमारे यहाँ आएंगी, तुम फोन करना, शायद उनकी गैर मौजूदगी में वो बात कर ले। सरफराज ने पुरजोश अंदाज में कहा। खौला इशा की नमाज पढ़कर फारिग ही हुई थी कि फोन की घंटी मुसलसल बजने की आवाज सुनकर लाउंज में आई। सामने सवेरा क्राउच पर बैठी इन हमाक से टीवी देखने में मशगूल थी। सवेरा, देखो किसका फोन है, कब से बैल हो रही है और तुम सुन ही नहीं रही। आप देख लें, मैं मूवी देख रही हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे अम्मी ने फोन अटेंड करने को मना किया है। अम्मी तो घर पर नहीं है, मेरा अहद तो है, ऐसे वादे वफा करने के लिए नहीं होते आप ही जानू। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। वो मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर बर्क रफ्तारी से वहां से चली गई। फोन मुसलसल बज रहा था, शायद दूसरी तरफ कोई मुस्तकिल मिजाज बंदा था।
वो चंद लम्हे शशपंज में मुब्तला फोन को घूरती रही। फिर दिल में ख्याल आया कि जरूरी नहीं कि कॉल वहां से ही की गई हो। फिर भी डरते डरते उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा था। हेलो खौला, प्लीज प्लीज रिसीवर मत रखना। दूसरी जानिब से रोशान की भारी आवाज सुनकर उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसने झट लाइन काट दी। ओह शिट! रोशान का दिमाग पूरी तरह घूम गया, जबकि दूसरी जानिब से कोई आवाज निकाले बिना लाइन काटकर शायद रिसीवर लटका दिया गया था। वाह बेटा, शाबाश, वो लड़की होकर नहीं झुकी, तुम लड़के होके मेरी नाक कटवाने पर कमर बस्ता नजर आ रहे हो। सौलेहा बेगम इत्तेफाक से इधर आई थीं। फोन पर बेटे के मुंह से खौला का नाम सुनकर रुक गई थीं। तंजिया मुखातिब हुई। मेरी समझ में नहीं आ रहा अम्मी, हमारे दरमियान ये नाक कान क्यों आ रहे हैं? उसके अंदर आग तो पहले ही भड़क उठी थी। मजीद शोलों को हवा माँ के लबो लहजे ने दे दी थी। वो फिर भी माँ से तहजीब के दायरे में मुखातिब हुआ था। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं बेटा, ना मालूम क्या जादू उस जादूगरनी की बेटी ने तुम पर कर दिया है, जो पिछले 1 माह से उससे मिलने के लिए दीवाने हो रहे हो। और वो है कि तुम्हें मिलना तो दरकनार, बात तक करने की रवादार नहीं है। वो एक एक लफ्ज जता रही थी और वो हकीकतन उनकी बाखबरी पर हैरत ज़दा सा था। वो मेरी शरीके हयात है, अगर मैं उससे बात करना चाहता हूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं है। वो जबरन मुस्कुराया था। शरीके हयात नहीं, फसाद कहो, शरीके फसाद। आखिर है वो किस माँ की बेटी? माँ ने घर में कदम रखते ही दिलों के बीच दीवारें खड़ी कर दी थी और बेटी अभी घर में आई भी नहीं है और माँ बेटे के दरमियान दीवार पैदा कर दी है। बेटा 1 माह से आया हुआ है और आते ही उस लड़की के चक्करों में पड़ गया है। माँ की फिक्र न ख्याल, इकलौते बेटे हो, कितना चाहती हूँ तुम्हें, और तुम ये सिला दे रहे हो। वो जले कटे अंदाज में कहे जा रही थी। अम्मी जान, बात सारी दादी हुजूर की है। क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें कयामत के दिन कि किस तरह उनके बांधे गए बंधन को तोड़ डाला। मैं पहले ही कह रही थी, तुम सब ढोंग कर रहे हो। कोई तलाक वलाक नहीं दोगे खौला को। तुम्हें और तुम्हारे बाप को अपनी माँ की इतनी फिक्र है और मुझ जिंदा की कोई परवाह नहीं। ये इनाम मिला है मुझे। उन्होंने मुंह पर आंचल डालकर रोना शुरू कर दिया। रोशान ने बढ़कर उन्हें बाजुओं में भर लिया। अम्मी जान प्लीज रोए मत, प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हें तकलीफ क्यों होने लगी? मैं ही तो हूँ तुम्हारी खुशियों की कातिल, मिलन के रास्तों की रुकावट। मर जाऊं जब कदर आएगी मेरी। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर ताहयात रखे। ऐसी बात ना करें अम्मी। हर रिश्ते का नेमुल बदल मिल जाता है, मगर माँ के रिश्ते का कोई बदल नहीं होता। मेरी कायनात आपके दम से रोशन है। वो तड़प उठा था। फिर कर दे तलाक के कागज पर दस्तखत, अगर मुझसे मोहब्बत है। हसद और तनफुर में डूबकर अपने बेमोल मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते की घटिया कीमत लगा रही थीं। मुझे कुछ वक्त देंगी आप अम्मी? वो पुरसोच लहजे में गोया हुआ। हाँ, अगले महीने जीनत के बेटे के वलीमे तक। तुम्हें वक्त ही वक्त है। ऐन वलीमे वाले दिन वो कागज का टुकड़ा उसके मुंह पर मारूंगी। सारी बिरादरी जमा होगी। करार आ जाएगा उस दिन उसकी सूरत देखकर। बड़ी अक्लमंद समझती है खुद को। देखना, खौला से बढ़कर हसीन दुल्हन लाऊंगी तुम्हारे लिए। वो रोना धोना भूलकर मुस्तकबिल के हसीन नजारों में खो चुकी थीं। वो टेरेस पर चला आया। रात भर नींद आंखों से दूर रही थी। नीचे सरसब्ज लॉन में नए खिलते फूलों की दिलरुबा महक थी। बाहर की आमद थी। हर सू खूबसूरती लहराने लगी, लेकिन उसे अपने अंदर खिजां दस्तक देती नजर आ रही थी। क्या सोचा जा रहा है माय सन? मान पीछे बाप की आवाज सुनकर वो पलटा था। मेरी सोचों के महवर से आप बखूबी वाकिफ हैं पापा, मगर समझ में नहीं आता कि आपकी खामोशी और लाताल्लुकी के क्या मानी लूं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, इंसान बाख्तियार होकर भी खुद को बेख्तियार महसूस करता है। इस रिश्ते को इस्तवार करने का मतलब था खानदान का इत्तेहाद और यगानगत मजबूत करना, रिश्तों और नातों को एक दूसरे से मरबूत रखना, क्योंकि तन्हा इंसान बहुत मजबूर और बेबस होता है। जिस तरह उंगली तन्हा हो तो एक कहलाती है और जमा होकर सिमट जाएं तो मुक्का बन जाती हैं। हमारे अब्बा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हम भाई इतने समझदार और लायक ना थे कि बढ़कर माँ को सहारा देते या माशी तौर पर कुछ मदद करते। माँ का आंचल पकड़ कर चलने वाले बच्चे थे। अम्मा ने बहुत बहादुरी और समझदारी का सबूत दिया। ऐसे वक्त में जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है तो भला अपने कहाँ अपनेपन का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मुश्किल, कठिन, सहल,
हर किस्म का वक्त हमने भी अम्मा के हमरा देखा। अगर अम्मा नहीं होती तो हम आज इस मुकाम पर नहीं होते जो इज्जत और मर्तबा हमें मिला। ये सब अम्मा की अनथक काविशों का समर है। जब बुरे वक्त में नाम नेहात रिश्तेदारों ने ताल्लुक तोड़ लिए थे, अम्मा को असहद रंजो मलाल हुआ था। वो कहती थी, इस मौके पर अगर मेरा भाई या देवर होता तो उन्हें यूं ख्वार न होना पड़ता कि अपने सगे फिर सगे होते हैं। और जब ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो शादी के बाद हमारे बच्चों को जंजीर बनाकर कभी ना टूटने वाले रिश्तों से जोड़ देंगी, और उन्होंने किया भी यही। मगर गहरा सांस उनका तासुफ और मलाल की निशानदेही था। मगर फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद गोया हुए। भूल गईं, औरत की दुश्मन औरत ही हर दौर में रही है। वाह, रिश्ते बदल जाते हैं मगर सिर्फ वही रहती है। कुछ जोड़ना जानती हैं और कुछ तोड़ना। कोई सिर्फ अपनी मनवाती है और कोई सबकी मानकर सुर्खरू रहती है। ये सब अपने अपने हालात की बुलंदी और पस्ती के सिलसिले हैं। बुजुर्ग तादम हयात अपनी बसीरत और तदबीरों से अपने आशियानों को वक्त के सर्दो गर्म से बचाए रखते हैं। उनके रुखसत होते ही आशियाने तिनके तिनके करके बिखेर दिए जाते हैं। यहाँ दो औरतों की अना की जंग ने हम दोनों भाइयों को बेबसी और सब्र की कैद में ला छोड़ा है। तुम्हारी माँ की धमकी है, अगर इस मामले में मैंने साइड ली तो वो खुद को खत्म कर लेंगी, और उधर महमूद की भी यही मजबूरी है। और इन धमकियों में 100% सच्चाई है, क्योंकि जब औरतें अकल के बजाय जज्बात का इस्तेमाल शुरू कर दें तो उनसे कोई भी दानिशमंदी की तवक्का रखना अबस है। इसका मतलब है मुझे डाइवोर्स पेपर्स पर दस्तखत करने होंगे। वो धुआं धुआं चेहरे के साथ बाप से मुखातिब हुआ था। डोंट नो माय सन, फैसला तुम्हारे हाथ में है, वो आहिस्तगी से गोया हुए। सरफराज की शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थीं। दीगर रिश्तेदारों के हमरा महमूद साहब और हामिद की फैमिलीज भी शरीक थीं। यूं तो शादी की रौनकें हर दिल को शाद और मसरूर रखती हैं। ऐसे में कोई इजाफी एंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत पूरी हो जाती है। और यहाँ पर नरमीन और सालेहा के दरमियान चलने वाली खतरनाक चपकलिश ने ऐसे लोगों का टाइम बहुत खुशगवार बना दिया था। वो दोनों तो कब से इस तकरीब में शमूलियत की राह देख रही थी कि कब महाज खोलने का मौका मिले और तुर्की बतुर्की हमलों की नौबत आए। और यही हो रहा था। वो एक दूसरे के सामने आने से गुरेजा थीं। नरमीन हॉल में होती तो सालेहा लाउंज में, सालेहा दालान में होती तो नरमीन लॉन में। बी जमालो टाइप की औरतें उन्हें घेरे रखती, कुरेद कुरेद कर उनसे बड़ी हमदर्दी के साथ बातें मालूम की जाती, एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर सुनाती और फिर उन दोनों की गैर मौजूदगी में खूब खूब उनकी हंसी उड़ाई जाती, मजाक बनाया जाता। फिर ताज़ा खबरें हासिल करने के लिए उनके गिर्द ऐसे बैठ जाती जैसे उनसे बढ़कर उनका कोई हमदर्द और गमगुसार हो ही नहीं सकता। मामा, यहाँ तो मजीद काम खराब हो रहा है। ये किस टाइप की औरतें हैं जो बजाय इसके कि मामला सुलझाएं, बढ़ चढ़कर लगाई बुझाई का काम अंजाम दे रही हैं। सरफराज परेशानी से माँ से मुखातिब हुआ था जो स्टोर रूम से बिस्तर निकलवा रही थीं। मैं तो खुद फिक्रमंद हूँ, वरना सोचा था दोनों इस तकरीब में शरीक होंगी और किसी न किसी तरह उनके दरमियान मुसालहत कराने की कोशिश करूंगी। मगर यहाँ इनकी नफरतों और नाअक़िबत अंदेशों ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ डाला है। और नरमीन भाभी खौला पर ऐसी कड़ी निगरानी रखती हैं कि 1 मिनट के लिए उसे अपनी निगाहों से ओझल होने नहीं देती। मुझे तो उस बच्ची की सादतमंदी पर रश्क आता है, वरना इस दौर में बच्चियां कहाँ ऐसी सादतमंद और फर्माबरदार हैं कि माँ के इशारे पर अंधे कुएं में कूद जाएं। जीनत के लहजे में खौला के लिए सताइश थी। एक मेहमान खातून की वहां आमद के बाइस सरफराज अपने कमरे में चला आया। जहां रोशान बैठा उसके कमरे की डेकोरेशन के बारे में उसके दोस्तों को हिदायत दे रहा था। तुम मेरा बेडरूम इतना जबरदस्त डेकोरेट करवा रहे हो तो अपना कैसा करवाओगे? हाँ, अगर तुम ही जख्मों पर नमकपाशी नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो जो पहले ही जला बैठा था चिढ़कर गोया हुआ। नहीं, बाखुदा यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो अपनी जिंदगी मजाक महसूस हो रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अगर बुज़दिल होता तो कब का खुदकुशी कर चुका होता और इस अजियत से निजात पा लेता। बज़ाहिर हशाश बशाश नजर आने वाला रोशान यकलख्त अफसुर्दा दिखाई देने लगा। नाउम्मीद नहीं होते मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। सरफराज ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
किस तरह ठीक होगा, बल्कि यहाँ आकर जो कुछ अम्मी और आंटी कर रही हैं वो तुम देख ही रहे हो। कोई गुंजाइश छोड़ी है? और मुस्तजाद इस स्टूपिड की बेवकूफी पर गुस्सा आता है। किसी मुर्गी के चूजे की तरह माँ के पीछे रहती है। कितनी बार कोशिश की है मैंने और सवेरा ने उससे बात करने की, मगर लगता है वो खुशबू सूंघकर ही भाग लेती है। भाई तो इतनी खुशबू लगाता क्यों है? सरफराज ने शोखी से कहा। ये तो मेरे नेक आमालों की खुशबू है, आर्टिफिशियल नहीं। वो भी हंस पड़ा था। बुजुर्गों ने कहा है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और अब वक्त आ गया है उंगलियां टेढ़ी करने का। सरफराज उसे टेरेस पर लाकर मानीखेज अंदाज में गोया हुआ। अम्मी इस मामले में जज्बात की बुलंद सतह पर पहुंची हुई हैं। उनका ख्याल मेरे पांव की जंजीर बना हुआ है, वरना बहुत कुछ कर सकता हूँ। जज्बात का मुस्तकबिल कोई नहीं होता, ये चढ़े समंदर में उठती लहरों की तरह होते हैं और हर लहर को साहिल पर दम तोड़ते देखा है। तुम भी अक्लो दानिश का साहिल इस्तेमाल करो तो कामयाब हो जाओगे। इस 1.5 माह की ज़हनी थकावट ने सब कुछ भुला डाला है, और इस दौरान किस किस तरह से मैंने पेपर साइन ना करने के बहाने तराशे हैं वो मैं ही जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ नरमीन आंटी और सालेहा आंटी बहुत अच्छी हैं। वो फितरतन झगड़ालू या किसी का घर तबाह करने वाली नहीं है। ये सब जो हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जिद और अना की शरपसंदी है। उन्हें जो एक दूसरे पर गुस्सा है, दिलों में फैली बदगुमानियां हैं, ये एक न एक दिन जरूर धुल जाएंगी, और जब उनका दिल साफ हो जाएगा तो जो अब ये करने पर कमर बस्ता है कल खुद को भी माफ न कर सकेंगी। इसलिए तुम उनके आज की नहीं कल की फिक्र करो। महमूद साहब ने ऐनक दुरुस्त करके नरमीन बेगम को देखा जो शदीद गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। चेहरा गुस्से से सुर्ख था और इजलात खिंचे हुए थे। बेगम खैरियत, जमीन पर से तुम क्यों तोड़ रही हो? इस वक्त मुझसे मजाक बर्दाश्त नहीं होगा, उन्होंने तुनक कर कहा। अब क्या आफत नाजिल हो गई जो इस तरह बेहाल हो रही हो? वही आफत है जो तुम्हारी अम्मा मेरे गले में डाल गई हैं, जो ना उगलते बनती है ना निकलती। मेरी जिंदगी हराम हो गई। यहाँ हमारे मियाँ साहब को ठठोल सूझ रहे हैं, वहाँ भाभी बेगम गाती फिर रही हैं कि सरफराज के वलीमे में तलाक के कागजात पकड़ाएंगी। मैं कहती हूँ अब मैं अपनी नाक नहीं कटने दूंगी। कबल इसके कि वो तलाक भिजवाएं हम पहले ही खुला मांग लें। कम अज कम इस बार मैं उनको जीतने नहीं दूंगी। बुलवाओ उस वकील के बच्चे को। कब देगा वो कागजात तैयार करके? 1.5 माह हो गया है इंतजार करते करते, अब बहुत हो चुका। आजकल में आने वाला है वकील। ये सुनते सुनते तो ये दिन आ गए। मुझे लगता है आपने कोई वकील नहीं किया, सिर्फ मुझे उल्लू बनाते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो मैं बताए दे रही हूँ, चूहे मार दवा खाकर जान दे दूंगी। उन्होंने अपना अज़म दोहराया। चूहे की मौत मरोगी? महमूद साहब ने छेड़ा। मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है आपकी नजरों में। और हो भी तो कैसे? जिंदगी में ही ऐसे तावीजों से जकड़ गई कि उनके मरने के बाद भी आपको मेरा ख्याल नहीं आता। जिस दिन मरूंगी उस दिन ख्याल आएगा आपको। हम इतने खुशकिस्मत कहाँ कि आजादी के दिन देखें। वो शौक हुए। अच्छा, अल्लाह करे मैं अभी मर जाऊं, वो कलस कर बोली। अरे अरे, क्यों बेचारे सरफराज की शादी खराब करती हो? सारी जिंदगी खुदगर्जी का मुजाहरा किया है, कम अज कम मरते वक्त तो किसी के भले की सोचो। और तुम तो मुझको मारकर ही मरोगी, या साथ चलेंगे? उन्होंने हंसते हुए 2-4 मीठी मीठी बातें करके उनके खतरनाक मूड को कुछ बेहतर किया था। अब जल्दी चलें, भाभी बेगम ने वहां ना मालूम क्या क्या बातें की होंगी, और वो खौला भी सोकर उठ गई होगी। वॉल क्लॉक देखते हुए हड़बड़ा कर उठी थी। रात को सरफराज की माइयों की रस्म थी। वो घर कपड़े वगैरह लेने आई थी। खौला के सर में दर्द हो रहा था। उसे सर दर्द की गोली खिलाकर अपनी निगरानी में कमरे में छोड़ कर आई थी। वो सो गई तो दरवाजे लॉक करके चाबी साथ ले आई थी। खौला सोकर उठ गई होगी तो ऐसे बोल रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची है जिसको जाकर तुम्हें फीडर देनी है। उनका उजलत भरा अंदाज महमूद को एक आंख न भाया। आप नहीं समझते, वो जो आवारा है, कमीना बदमाश जो बाहर इतने साल रहकर बिगड़ कर आया है, नाक में दम रखता है कि किसी भी वक्त खौला से मुलाकात हो जाए उसकी, और वो हमारी इज्जत को मट्टी में मिला दे। बड़ा बचा बचा कर रखती हूँ। रोशान के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल ना किया करो। वो मेरा खून है और बहुत पाक किरदार और शरीफ है वो। तुम्हें आदत पड़ गई है सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की।
ان کو روشان کی طرفداری کرتے دیکھ کر نرمین تب تو بری طرح گئی تھیں، مگر وہ ہمیشہ موقع دیکھ کر بات کرنے کی عادی تھیں اور اس وقت محمود کا موڈ دیکھ کر سمجھ گئی تھیں کہ مزید کچھ کہنا ایک طویل بحث و تکرار کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جس کی وہ اس وقت مستمل نہ ہو سکتی تھیں، کیونکہ اس وقت ان کا پورا دھیان خولا کی جانب تھا۔ انہیں اطمینان تھا باہر سے کوئی بغیر چابی کے تالا نہیں کھول سکتا، مگر خولا اٹھ گئی تھی۔ وہ لازماً اٹھ کر باہر جائے گی اور لاک اندر سے بٹن دبانے سے کھل جائے گا اور اس طرح روشان کو موقع مل جائے گا اس سے ملنے کا، جو وہ کسی طور نہیں چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نرمین، تمہاری بیٹی چاند کا ٹکڑا نہیں پورا چاند ہے، حمیرہ نے کچھ فاصلے پر کھڑی خولا کو دیکھتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا۔ یلو اینڈ گرین حیدرآبادی کرتے اور تنگ پجامے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، سادے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ بکھرائے وہ اپنی دراز چوٹی کے ہمراہ سب سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ پھولوں کے زیور نے اس کے حسن کو فسوں خیز بنا ڈالا تھا۔ یہ چاند آپ کے آنگن میں اجالا بکھیرے گا عنقریب، نرمین ان سے جھک کر سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی تو وہ مسرت آمیز لہجے میں کہنے لگیں، بے شک میں کب سے منتظر ہوں آنے والی روشن گھڑیوں کی، ایک عرصے سے آپ نے اس آس میں رکھا ہوا ہے، بہت جلد خوشخبری سنو گی آپ۔ بھابھی بیگم کو منہ توڑ جواب دینے ہی والی ہوں، سرفراز کے ولیمے والے دن دیکھنا کیسا ہنگامہ ہوگا، اس کے ولیمے میں ابھی پورا 1 ہفتہ باقی ہے، یوں گزر جائے گا چٹکی بجا کر، پھر تو میں بھی کل ہی مانی کو فون کر دوں گی کہ وہ فوراً چلا آئے، اس کی اتنی خواہش تھی خولا بیٹی سے شادی کرنے کی، تمہاری ساس کے انکار پر بڑا دل برداشتہ ہو کر دبئی چلا گیا تھا، پھر ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے، سنے گا تو دوڑا چلا آئے گا، ان کے انگ انگ سے سرشاری چھلک رہی تھی۔ جگ جگ آئے، مجھے تو وہ بچپن سے ہی عزیز ہے، چلو اندر دیکھیں، زینت بار بار بلوا رہی ہے۔ خولا تم بھی آؤ بیٹا۔ ارے خولا کو تو یہی بچیوں کے سنگ چھوڑ دو، کیوں گھسیٹے گھسیٹے گھوم رہی ہو، یہ بچی نہیں ہے جس کے گم ہونے کا خطرہ ہو۔ سب لڑکیوں کے ہمراہ بیٹھی خولا کو انہیں اٹھاتے دیکھ کر حمیرہ نے کہا تو بادل ناخواستہ اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئیں اور اٹھتی ہوئی خولا دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ ہال کمرہ تھا، یہاں پر سرفراز کی چاروں شادی شدہ بہنیں دیگر لڑکیوں اور رشتے کی بھابھیوں کے سنگ لے جانے والی مہندی اور بری کے سامان کی سیٹنگ کر رہی تھیں۔ سرفراز کی بڑی بہن نے شادی اور ولیمے کے بھاری سوٹس پیک کرنے کے لیے خولا کو دیے تھے، جو اس نے بے حد خوبصورتی اور مہارت سے پیک کیے تھے۔ وہ پیک کر کے ہٹی ہی تھی کہ زینت کے ہمراہ صالحہ اندر داخل ہوئی تھیں اور بری کا سامان دیکھنے میں محو ہو گئی تھیں۔ تیاری تو بڑی زبردست ہے، دل خوش ہو گیا دیکھ کر، ایک سے بڑھ کر ایک چیز تیار کی ہیں، یہ سوٹوں کی پیکنگ کیسی شاندار ہے، میں شان کی شادی کی ساری تیاری تم سے ہی کرواؤں گی، مجھ سے ایسی عمدہ تیاری نہیں ہو سکتی ہے۔ سوٹس، جولری، کاسمیٹکس، چوڑیاں اور دیگر سامان دیکھتے ہوئے وہ ستائشی لہجے میں کہہ رہی تھی، آنٹی آپ کو ممی کی ضرورت نہیں پڑے گی روشان بھائی کی شادی کی تیاری کے لیے، کیونکہ یہ تیاریاں نرمین آنٹی اور خولا کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ ماہرہ جو کل رات ہی جدہ سے آئی تھی اور ان کے حالات سے بے خبر بھی تھی، کہہ اٹھی، اپنوں کی قدر و منزلت تو غیروں کے درمیان رہ کر ہوتی ہے، پچھلے ماہ میرے دیور کی شادی تھی، سچ مجھے اور میری ساس کو ایک ایک موقع پر احساس ہوا کہ جب ہم اپنوں میں ہوتے ہیں تو کتنی سہولت اور آرام میسر آتا ہے، پھر شادی کا کوئی بھی کام ہلکا نہیں ہوتا، پھر سب سے بڑا شاپنگ کرنا اور پیکنگ کرنا، اف خدایا، شاپنگ تو ہم نے جیسے تیسے کر ہی لی تھی اور دوسرے سامان کی پیکنگ بھی ہو گئی، سوٹ شال وغیرہ کی پیکنگ کے لیے بڑا خوار ہونا پڑا کیونکہ یہ کام ہم کو آتا ہی نہ تھا، پھر ہماری پڑوسن خاتون نے بتایا کہ ان کے جاننے والی کوئی خاتون یہ کام جانتی ہیں اور ان محترمہ نے منہ مانگی رقم لے کر کافی نخروں کے بعد سوٹوں کی پیکنگ کر کے دی، وہ بھی ان جیسی تو ہرگز نہیں تھی۔ مائرہ اپنی کہانی سناتے ہوئے خولا کا ہاتھ پکڑ کر وہیں لے آئی تھی، وہ جو انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئی تھی، اب مائرہ کی بدولت ان کے روبرو آ کر ان کے سامنے نگاہ نہ اٹھا سکی تھی۔ خولا تم مجھے بھی سکھانا، کچھ عرصے بعد میرے دوسرے دیور کی شادی ہے، وہاں ایسی شاندار پیکنگ کر کے میں اپنی ویلیو مزید بڑھاؤں گی، اس سے اچھی پیکنگ میری ملازمہ کرتی ہے، اس سے سیکھ کر جانا۔ وہ پیشانی پر سینکڑوں بل ڈال کر کاٹدار لہجے میں بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی، بھلا خولا سے
मैं तुम्हें बताना भूल गई, सफ्तर बेटा तुम्हें पूछ रहे हैं, जल्दी जाओ। मामला बिगड़ने से पहले ही उनकी याददाश्त ने साथ दिया तो मायरा तेजी से बाहर निकल गई। हौला भी बाहर निकल आई थी। माइयों की तकरीब शुरू होने वाली थी। मेहमानों की आमद बढ़ती जा रही थी। शोर-ओ-गुल कानों में घुस रहा था। तबीयत तो उसकी पहले ही बोझल थी। अभी सौलेहा के ताजा तरीन बेगानगी और हतक भरे अंदाज ने गोया उसके दिल पर लगे जख्मों के टांके उधेड़ दिए थे। एक मुलाजमा की इतनी तौकीर और अहमियत, उसकी आंखों के आगे आंसुओं की चादर तनी हुई थी, जिसको छलकने से कबल वो किसी गोशा आफियत की तलाश में सरगर्दा थी, जो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हर सू खुशियां थीं, कहकहे मुस्कुराहटें थीं, रोशनियां और रंग थे, लेकिन उसे हर सू वीरानी और अंधेरा फैला नजर आ रहा था। वो कहकहे और खुशियां उसे अपना मज़ाहका उड़ाती महसूस हो रही थीं। उसके सरपरस्तों ने उसे मजाक ही बना दिया था। वो छलक जाने वाली आंखें साफ करती सबकी निगाहों से बचती बचाती उस कमरे में चली आई जिसमें आजकल वो रह रही थी। पाँव सैंडल से आजाद करके वो झटके से दुपट्टा एक तरफ उछाल कर बेड पर औंधे लेट कर खूब रोई थी। जब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। रोशान की चाहत और पसंदीदगी पर उसने सौलेहा आंटी की नफरत और नापसंदीदगी को तरजीह दी थी। बचपन से वो उनके लाताल्लुक और सर्द रवैये से खौफजदा रहती थी। फिर माँ की तरफ से सिखाई जाने वाली बातों ने उसे जहनी तौर पर उनसे बहुत दूर कर दिया था, मगर ऐसी दूरी और तकल्लुफ वो रोशान से महसूस न कर सकी। निकाह की डोर उसे एक ऐसे अनदेखे ताल्लुक से वाबस्ता कर गई थी कि वो उसकी तमाम बेकरारियों और बेताबियों की हौसला शिकनी करने के बावजूद उससे उनसियत महसूस करती थी। गुजरे 5 सालों में वो भी उस जज्बे की असीर हो गई थी जिसको मोहब्बत कहते हैं और जिसका इकरार रोशान भरपूर तरीके से करता रहा था, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रही। और आज जिस मोड़ पर उनके हालात आ चुके थे, वो शुक्र करती थी कि बहुत अच्छा हुआ जो उसने सवेरा के सामने नहीं कहा, वरना वो खुद उससे निगाहें न मिला पाती और रोशान ना मालूम क्या कुछ कर गुजरता। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसने क्या कह दिया? दरवाजा खुला था। नरमीन और सवेरा आगे पीछे दाखिल हुई थीं और ऐसे ज़ारो कतार होते देखकर नरमीन बदहवासी से गोया हुई थी, जबकि सवेरा भी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। जल्दी बोल, क्या हुआ? कहीं वो बदमाश तो नहीं आ गया था यहाँ? वो उसके करीब बैठती हुई ज़ियानी अंदाज में चीखी। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। झगड़े के खौफ से वो असल बात भी न बता सकी तो बहाना करके बोली, है सर में दर्द? आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है। हर वक्त टेंस भी तो इस कदर रहती हैं। सवेरा अपनी जबान न रोक सकी। तू अपनी जबान बंद कर। चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, सर में दर्द ज्यादा हो रहा है। चेहरा भी मुरझा कर रह गया है मेरी बच्ची का। वो असहद फिक्रमंद थी। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान ना हो। माँ के चेहरे पर फैलते परेशानी के तासुरात देखकर वो उठ खड़ी हुई। ये चंद दिनों की परेशानी है मेरी लाडो, फिर तेरी जिंदगी में बहार ही बहार होगी। बेटियां खुश हों तो माओं की जिंदगी अस खुद संवर जाती है। बस आप ही जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर चलें। लॉन में वीआईपी अरेंजमेंट करवाई है। माइयों और मेहंदी की मुनासबत से टेंट भी वैसा ही डेकोरेटेड है और स्टेज तो देखने से ताल्लुक रखता है, और हमने तैयारी भी ऐसी जबरदस्त की है कि मेहंदी लाने वालों को हरा कर भेजेंगे। सवेरा खासी एक्साइटेड थी। मुझे ये मेहंदी की रस्म एक आंख नहीं भाती। छिछोरपन और बेहूदगी का दूसरा नाम है मेहंदी। अक्सर लड़ाइयाँ यहीं से शुरू होती हैं, जो पढ़ते पढ़ते बढ़ जाती हैं। तुम कपड़े बदल कर लेट जाओ, मैं चाय लाती हूँ और साथ में गोली भी। फजूल में बाहर शोर शराबे में दर्द और बढ़ जाएगा। तूफान बदतमीजी कम होगी। उनके दिल को अजीब वहम लगा हुआ था। अनजाने वसवसे उन्हें हर दम चौकन्ना और मुस्तरब रखा करते। वो चाहती थी किसी सूरत खौला और रोशान को करीब नहीं आने देना है, और ऐसा क्यों करना है? यहाँ आकर उनके अदराक की तनाबें ढीली पड़ जाया करती थीं। अम्मी जहाँ गैर दानिशमंद लोग मजीद अना के खातिर बात बढ़ा बढ़ा कर मनाना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है? बात बिगाड़ने के लिए सिर्फ मेहंदी की रस्म को दोष ना दें आप ही। इन्हें आप यहाँ एंजॉयमेंट के लिए लाई हैं या कमरे में बंद होने के लिए? चलें, बाहर मजा आएगा। सवेरा को सिर्फ उन्होंने घूरने पर ही इक्तफा किया था। अम्मी ठीक कह रही हैं, मैं सो जाऊंगी। ऐसा करो, कुछ वक्त गुजारो बाहर, फिर मेहंदी की हुल्लड़बाजी से पहले आ जाना कमरे में। बेटी की सादतमंदी देखकर बाज औकात उन्हें अपने तर्ज अमल पर अस खुद शर्मिंदगी होती थी,
उस वक्त भी इसी जज्बे से मखलूब होकर वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुई। हुर्रे, ये हुई ना माँ वाली बात, चलो आपी जल्दी से तैयार हो। वो खुशी से खिलखिलाती हुई उठ गई और साथ ही खौला का हाथ पकड़कर उठा दिया था। फिर 10 मिनट में वो चोटी बांधकर तैयार थी। इस दफा सवेरा ने जबरदस्ती पिंक कलर की लिपस्टिक उसके होठों पर लगा दी थी। फूलों का जेवर उतार कर सब्ज पत्थरों का सेट पहना दिया था। अम्मी, आप भी आ रही हैं हमारे साथ? तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ, और जरा ख्याल से रहना। हाँ अम्मी, वहां से जंग पर जा रहे हैं। सवेरा गोया हुई। तुझ पर एतबार करने को मेरा दिल ही नहीं करता। जानती हूँ तू कितनी चमची है उसकी। हक का साथ देना चापलूसी कहलाता है अम्मी। वो बदस्तूर शोख थी। सवेरा, हर वक्त गैर संजीदा मत रहा करो। उसके साथ चलते हुए खौला ने सरजनिश की। आप हर वक्त असहद संजीदा बल्कि रंजीदा रहने लगी हैं। ये काफी नहीं है क्या? ये कहाँ जा रही हो? टेंट तो इस तरफ लगा हुआ है। मैं कार में पर्स भूल आई हूँ, वो लेकर चलते हैं। ना मालूम कब तुम्हारी ये लापरवाही खत्म होगी। अगर अम्मी देख लें तो कयामत मचा कर रख देंगी। उसने खफगी का इजहार किया था, जबकि वो किसी संजीदगी का मुजाहरा किए बिना गुनगुनाती हुई उस तरफ बढ़ रही थी जहाँ कोठी का अकबी गेट था और बराए नाम इस्तेमाल होने के बाइस यहाँ आमदोरफ्त भी नहीं थी और रोशनी भी कम थी। कहाँ, किधर जा रही हो? कार यहाँ खड़ी है। वो झिंझलाती हुई आगे बढ़ी थी और गेट से लगी खड़ी कार से इस्तादा खड़े बंदे को देखकर वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। सवेरा मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर उससे मुखातिब हुई। लीजिए जनाब, आपकी अमानत हस्बे वादा ले आई हूँ। वो गुमसुम कैफियत में खड़ी बहन का बाजू रोशान की जानिब बढ़ाते हुए बोली तो उसने भी आगे बढ़कर मजबूती से उसका बाजू दबोच लिया था। थैंक्स स्वीट सिस्टर। थैंक्स कहना तुम्हारे जज्बों और मोहब्बतों की तौहीन होगी। फिर भी कहूंगा कि ये तशक्कुर मेरा दिल कर रहा है। अपना ख्याल करना कि आगे की राह तुम्हारे लिए कुछ कठिन साबित होगी, लेकिन घबराना नहीं, वो सब वक्ती तौर पर होगा। मुझे एहसास है सब, मगर आप दोनों की सलामती और मुस्तकबिल के लिए मुझे कत्ल भी होना पड़ा तो मैं उफ नहीं करूंगी। वो बहन से निगाहें चुराए कह रही थी, जो रोशान से बाजू छुड़ाने की जिद्दोजहद में हलकान होती उसे खुशमकी निगाहों से घूर रही थी। सारी अकल खुद लेकर बैठ गई हो। अगर इसमें से कुछ इन मोहतरमा को भी बख्शती होती तो आज ये दुल्हन बनकर मौजूद तरीके से रुखसत हो रही होती। अब तुम जाओ, कोई आ गया तो मसला खड़ा हो जाएगा। जल्द ही मिलेंगे। उसने मजाहमत करते खौला को फ्रंट सीट पर पटकते हुए कहा। ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? सवेरा, सवेरा, मेरी बात सुनो प्लीज, ये क्या हो रहा है? उसकी हवास पाख्तगी उरूज पर थी। रोशान ने उसका दायां बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर कार स्टार्ट कर दी थी। मुझे माफ कर दीजिएगा आपी, ये सब मैंने आपकी बेहतरी के लिए किया है, सवेरा ने झुक कर कहा। बेख्तियार आंसू उसकी आंखों से निकलकर रुखसारों पर बह निकले थे। कार रोकें, रोकें कार, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कार को लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ते देखकर वो मतूश सी होकर उसे झंझोड़ने लगी थी। शट अप, बेवकूफी मत करो, सीधी बैठो। कार का तवाजुन बिगड़ने लगा तो वो गुस्से से गोया हुआ। उसकी पूरी तवज्जो स्पीड पर थी। जल्द अज जल्द वो यहाँ से निकल जाना चाहता था। या अल्लाह, क्या करूं? ये अच्छा नहीं हो रहा। अम्मी बाबा क्या महसूस करेंगे? कितनी जिल्लत और रुसवाई होगी। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। प्लीज प्लीज खुदा के लिए आप मुझे वापस छोड़ आएं। तमाम लोग जमा हैं, वहाँ कितनी जगहसाई होगी जब सबको मालूम होगा कि आप मुझे इस तरह ले आए हैं। खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करके वो उसकी मिन्नतें करने लगी थी। सबका बड़ा ख्याल है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो जहरखुंद लहजे में गोया हुआ। माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। वो बुरी तरह रो रही थी। मेरे ख्याल में इस ज़वाजी रिश्ते से बढ़कर भी कोई रिश्ता नहीं होता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने वालिदैन के नदामत से झुके सर हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर आपने कार वापस वहां ना मोड़ी तो मैं जान दे दूंगी। उसे कार मुसलसल नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ाते देखकर खौला के औसान फता हुए जा रहे थे। कुछ वो इस वक्त इस कदर संगदिल और कठोर बना हुआ था कि उसकी मिन्नत और समाजत, आंसू और आहों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी सरासीमगी और वहशत बढ़ती जा रही थी। अगर मरने का इतना ही शौक है तो मुझ पर मरो, मना लो खुद को, जिस तरह मैंने तुम्हारी चाह में खुद को राग कर लिया है। उसने मुस्कुरा कर कहा।
آپ اتنے سنگدل اور بے حس ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کتنی محبت کرتے ہیں بابا آپ سے. ان محبتوں کا ہی کچھ احترام کر کے چھوڑ آئے مجھے. بابا کی چاہتوں کا احساس ہے مجھے. اب یہ جاننا چاہتا ہوں بابا کی بیٹی کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے. وہ ہنس کر گویا ہوا. پلیز مجھے چھوڑ آئیں. امی یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گی. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی. وہ از حد حساس ہیں اس وقت. اس کی نگاہوں میں ماں کی مضطرب حالت گھومنے لگی کہ اسے وہاں نہ پا کر ان پر جو بیت رہی ہوگی. کس کس طرح انہوں نے اس کی حفاظت کی تھی اور ذرا سی غفلت سے وہ ہو گیا تھا جس کا انہیں اندیشہ تھا. اور گھر کو گھر کے چراغ سے ہی تو آگ لگی تھی. میں اپنے علاوہ کسی اور کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہوں. اس وقت بڑا خیال آ رہا ہے تمہیں کسی نہ کسی کا. کل تک تم میری آواز تک سننے کی روادار نہ تھی. ماں کی طبیعت کا، باپ کی عزت کا اتنا خیال ہے، لوگوں کے تانوں کی فکر ہے. کبھی اپنے متعلق سوچنے کی زحمت گوارا کی تم نے؟ کبھی اپنا مستقبل سوچا؟ کار اب پر رونق سڑک پر دوڑ رہی تھی. آپ میری امی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں 100% آنٹی کی مرضی کا دخل بھی ہے. اپنی ماں کے خلاف اسے کچھ سننا گوارا نہ تھا. اس وقت جنگ ماؤں میں نہیں، صرف 2 عورتوں کی اونچی ناک کی سربلندی کی ہے. وہ اپنی انا کی سرخ روئی کے لیے اپنی ممتا کی قربانی دینے کو تیار ہیں. وہ ابھی جنون اور ضد میں سب کچھ فراموش کیے ہوئے ہیں، مگر جب یہ انا اور ضد کی چڑھی ہوئی ندی اترے گی تو علاوہ نقصان و ملال کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. ساری زندگی سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے سوا دوسرا کام نہ ہوگا، اور میں ایسا ہونے نہ دوں گا. وہ شہر کے اعلیٰ ترین ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں کار روکتے ہوئے بولا، جہاں کمرہ پہلے ہی بک تھا. نرمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. جب سب جگہ دیکھنے کے باوجود خولا نہ ملی تو وہ چکراتے سر کو پکڑ کر وہیں سیڑھیوں کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں. وہاں سے گزرتی لڑکی سے کہا کہ وہ سویرا کو یہاں بھیج دے. مہندی آ چکی تھی اور دلہن والوں سے مقابلہ ہو رہا تھا. کانوں اور میوزک کی آواز ہر سو گونج رہی تھی. یہاں سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچھے خاصے ٹھنڈے موسم میں انہیں پسینے میں شرابور دیکھ کر محمود صاحب گویا ہوئے. وہ اتفاقاً وہاں چلے آئے تھے. خولا کہیں نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لیا ہے. بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، یہیں کہیں ہوگی. کہاں جائے گی؟ نہیں، کوئی انہونی ہو گئی ہے. دیکھو میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے. وہ ہو گیا ہے جس کا میرا دل گواہی دے رہا تھا. وہ رو پڑی تھی. امی آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ سویرا اسی دم آئی تھی. ہاں. خولا کہاں ہے؟ تیرے ساتھ باہر آئی تھی وہ. بتا کیا ہوا میری بچی کا، ورنہ میں تیری جان لے لوں گی. انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے رخساروں پر لگاتے ہوئے ہذیانی انداز میں کہا. نرمین نرمین کیوں تماشا کرنا چاہتی ہو یہاں؟ دیکھ رہی ہو مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے قریبی کمرے میں لے آئے تھے. سویرا بھی سست روی سے ان کے پیچھے چلی آئی تھی. اسے ان سے اسی رد عمل کی توقع تھی. وہ سر جھکا کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی. تماشا تو اب ہوگا. پوچھو اس بدذات سے کہاں ہے میری خولا. انہیں ذرا سکون نہ تھا. روشان بھائی لے گئے ہیں انہیں. وہ خوف زدہ لہجے میں بولی. سنا تم نے؟ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. اور تو مار آستین خاموش بیٹھی ہے. کیوں کیا تو نے ایسا؟ میری کوکھ سے جنم لے کر تو نے میرا ہی کلیجہ نوچ ڈالا. ہوا بھرے غبارے کی طرح ان کے تمام اکڑ تنتنا نکل گیا تھا. فقط چہرہ اور اڑتی رنگت کے ہمراہ وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی. کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ آپ کو اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ محمود صاحب متفکر سے سویرا سے مخاطب ہوئے تھے. اسے کیا اندازہ ہوگا؟ عذاب تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے. لوگوں کی تھو تھو ہم پر ہوگی، اور نہ معلوم وہ بدماش میری بچی کے ساتھ کیا کرے گا. آپ رپورٹ کریں تھانے میں جا کر اس کمینے کے خلاف کہ وہ ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے. ہوش کی بات کرو بیگم. وہ ہماری بیٹی ہونے کے علاوہ اس کی بیوی بھی ہے. کہیں الٹا ہم پر حبس بیجا کا کیس نہ بن جائے. وہ اس کو طلاق دینے والا ہے. دی تو نہیں نا؟ قانون ثبوت مانگتا ہے. کچھ اور سوچنا پڑے گا. کہاں لے کر گیا ہے میری بچی کو یہ تو بتا دے دشمن. مجھے نہیں معلوم امی. اس نے سچ کہا تھا. تجھے سب معلوم ہے، بتا دے ورنہ تجھے بھی معاف نہیں کروں گی. ان کی بے قراری اور وحشت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی. سویرا کی جانی دشمن بن گئی تھی. بابا میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے نہیں معلوم. وہ روتی ہوئی محمود سے مخاطب ہوئی تو وہ لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر شفقت سے بولے. بیٹا
بہت بڑی بھول ہوئی ہے تم سے، آپ کو فوراً آ کر بتانا چاہیے تھا۔ خیر، رو نہیں، کوشش کرتا ہوں انہیں ڈھونڈنے کی۔ آپ لوگ اس طرح شادی اٹینڈ کریں جس طرح کرتے آئے ہیں، کسی کو ذرا شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ دوغلا پن کہ دل میں آگ لگی ہے اور میں مسکراؤں۔ گھر چلو، یہاں اب میں بالکل نہیں رکوں گی، بہت بڑی چوٹ کھائی ہے میں نے یہاں آ کر۔ وہ دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ روشان بیڈ پر نیم دراز گہری سوچ میں گم تھا۔ دائیں طرف رکھے شینیل کے میرون صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی، خاموش، آنسوؤں کو صاف کرتی غم و الم کی تصویر لگ رہی تھی۔ کیا بوریت ہے یار، میں اتنی پررونق پارٹی چھوڑ کر آیا ہوں کہ چلو بچھڑے دو دل ملیں گے تو پیار محبت کی محفل سجے گی۔ میں اپنی بے قراریوں کو انتظار کی داستان سناؤں گا، تم اپنی بےتابیوں اور فراق کے قصے سناؤ گی، مگر یہاں تو آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کے تکلیف دہ احساسات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاصی دیر گزرنے کے بعد بھی خولا کے شغل میں کمی واقع نہ ہوئی تو وہ چڑھ کر بولا، کیا آنسوؤں میں ڈبو کر مارنے کا ارادہ ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں کرو گی؟ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی البیلی مہک اور آنچ دیتی اس کی قربت نے آنے واحد میں اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ یہاں تنہا تھی، اس شخص کے رحم و کرم پر جو سر پھرا اور اپنی بھی پرواہ نہ کرنے والا شخص تھا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے، تم سے ایک ملاقات کو جھلک دیکھنے کو کس قدر خوار ہوا ہوں، ایک ایک زیادتی کا بدلہ لوں گا تم سے، تیار رہنا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخ انداز میں بولا، اگر بدلہ ہی لینا تھا تو یہاں کیوں لائے، وہیں گولی مار دیتے، قصہ پاک ہو جاتا۔ اس طرح آپ خود کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ نے یہ گھٹیا حرکت کر کے میرے ماں باپ کو شکست دے دی ہے؟ اس کا محبت بھرا انداز اور چاہت چھلکاتا لہجہ اسے فریب لگا۔ شکست تو میرے جذبوں نے کھائی ہے، میں جو محض تمہاری چاہ میں بے قرار چلا آیا ہوں، میں نے نہ اپنی جاب کی پرواہ کی اور نہ ماں کی فکر، تمہارے پیچھے پاگل بنا رہا ہوں۔ کیا میری محبتیں شدت سے خالی ہیں؟ کیا میرے جذبوں میں اثر نہیں؟ کیا میرا جنون یک طرفہ ہے؟ ان گزرتے ماہوں سال میں تم تک رشتے کی تاثیر نہیں پہنچی؟ میں نے گزرا ہر لمحہ، ہر پل تمہارے تصور کے ساتھ گزارا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو تم نے مجھے سوچا ہو؟ اس کی دلکش آواز کی گمبھیرتاؤں نے اسے کنگ سا کر ڈالا تھا۔ پلیز خولا، جواب دو، میری محبتوں اور انتظار کا یہی حاصل ہے کہ تم اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار ہونے کو راضی ہو گئی؟ وہ خاصی دیر تک اس کی جھکی نگاہوں پر لرزاں سیاہ پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر شانے اچکاتے ہوئے اٹھ گیا۔ شاید تم نے ایسی کسی بات کا جواب نہ دینے کی قسم کھائی ہے، تو ایز یو وش، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مرضی ہے، جتنا خاموش رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے دل کی طمانینت کے لیے یہ کافی ہے کہ تم میری دسترس میں ہو۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے مطمئن انداز میں گویا ہوا، پاکستان آمد کے بعد آج پہلی بار سکون کی نیند سوؤں گا، تم بھی سو جاؤ، آدھی رات گزر چکی ہے، دوسروں کی نیند اڑا کر آپ سو سکتے ہیں، میں نہیں۔ سویرا کہتی تھی میری بہن کے منہ میں زبان نہیں ہے، مگر مجھے تو خاصی لمبی زبان نظر آ رہی ہے۔ نائٹ بلب آن کر کے لیٹتے ہوئے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ گرین یلو سوٹ میں اس کا رویا رویا چہرہ عجب ملاحت سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے اس کی جانب بے خود انداز میں دیکھے گیا، پھر گویا ہوا، میں سوتے میں بھی آنکھیں کھلی رکھنے کا عادی ہوں، اگر کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یکلخت ہی اس کے پھوار برساتے لہجے میں درندگی در آئی اور وہ حقیقتاً دہل کر رہ گئی۔ اجی سنتے ہو، آپ کے بھائی بھاوچ رات کو ہی بچیوں کو لے کر چلے گئے، ذرا معلوم تو کرو ایسا کیا ہوا جو چوروں کی طرح بھاگے ہیں؟ صالحہ جو رات مائیوں کی تقریب کے بعد آرام کرنے کی غرض سے گھر چلی آئی تھیں اور ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے وہاں سے جاتا دیکھ کر آئی تھیں، سب سے معلوم کرنے پر بھی انہیں یہی جواب ملا تھا کہ وہ بھی آپ کی طرح آرام کی غرض سے جا رہی ہیں، اور ان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تھا کہ نرمین کی روتی بکھری حالت کسی گڑبڑ کی اطلاع دے رہی تھی۔ مارے تجسس کے انہیں رات بھر سکون سے نیند بھی نہ آ سکی تھی۔ اب ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ حامد صاحب سے مخاطب ہوئی جو خلاف معمول اخبار سے دور تھے۔ خبر اچھی نہیں ہے،
वो परेशान कुन लहजे में गोया हुए। लो, दुश्मनों की खबरें ही तो अच्छी होती हैं, वो चहकी। रात शान खौला को ले गया है अपने साथ। उन्होंने धमाका किया। शान खौला को ले गया? मगर कैसे और कहां? उनके ऐन सर पर धमाका हुआ था। चंद लम्हे कबल जो सुरूर और तमानियत उनके सरापे से झलक रही थी, यकलख्त शदीद तर हैरानी और हवास बाख्तगी में बदल गई थी। जबरदस्ती ले गया है, ये नहीं मालूम कि कहां। ये कैसे हो सकता है? झूठ है, ये बहतान है। मेरा बच्चा वहां सरफराज के संग है। वो लड़की अपने किसी आशिक के साथ भागी होगी। खामोश रहो, फजूल गोई में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। हामिद ने बुरी तरह झड़का था। मेरे तो दिल में आग लग गई है। ये क्या हुआ है? पहले सरफराज से रोशान का मालूम तो कर लेते, मेरा बच्चा वही मसरूफ होगा। वो सख्त मुस्तरब थी। मालूम कर चुका हूँ सरफराज से, रात से गायब है वो। ये क्या हुआ? अपने खून ने ही बगावत कर दी। ये सिला है हमारी मोहब्बतों का। अब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे बेटे ने ही मेरे चेहरे पर स्याही मल दी है। आपा सदाकत को किस तरह यकीन दहानी कराऊंगी कि उनकी रोशन आरा को ही अपनी बहू बनाऊंगी? हाय मेरे नसीब, मेरे बेटे ने ही मुझे किसी से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे आप उसके मोबाइल पर तो बात करें और कहें उस लड़की को छोड़कर आ जा, वरना तेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चली जाएगी। वो पांव जली बिल्ली की तरह कमरे में चकराती फिर रही थीं। होश की दवा करो। मैं उससे राब्ता कर चुका हूँ। वो कह रहा है आज शाम तक दोनों खवातीन को कहें कि वो पुरानी तमाम बातें भुलाकर आपस में समझौता कर लें, तो वो खौला को लेकर खुद ही आ जाएगा, वरना वो उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे मुल्क चला जाएगा, जहां हम उन्हें कभी ढूंढ ना पाएंगे। ये तो वही मसल हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे आजकल की नस्ल की हट धर्मी और दीदा दिलेरी देखो कि गलती खुद की और सजा दूसरों को। मेरी जूती भी ना जाए उस घमंडी औरत से सुलह करने को, वाह कुछ भी हो जाए। सोच लो, इकलौती औलाद को हमेशा के लिए खोना पसंद करोगी? हम भी तो उसके इकलौते वालदैन हैं। उसने सोचा हमारे बारे में? वो ना समझ है अभी। हामिद बुर्दबारी से बोले। जब ही चोट दे गया। वो रो देने को थी। अभी चंद घंटे हैं तुम्हारे पास, जज्बात से नहीं अकल से फैसला करो। मैं कोशिश करता हूँ उससे दोबारा राब्ता करने की। जो फैसला हो बता देना। वो कमरे से निकल गए तो वो खुद पर जब्त किए बैठी थी। फूट फूट कर रोने लगी। रोने से काम नहीं बनते, दिमाग इस्तेमाल करो तो काम बन जाते हैं। अरे भाड़ में गया ऐसा दिमाग। भला मैं क्यों उस मगरूर औरत के तलवे चाटूं जाकर? ये सब इन बाप बेटे बल्कि बाप की साजिश है मुझे नीचा दिखाने की। पहले मेरी बेटी को अगवा करवा लिया, अब पैगाम भेजते हैं कि सब भूल कर सुलह कर लो। भला सुलह करना इतना ही आसान है? अगर जलते तवे पर बैठने को कहोगे तो बैठ जाऊंगी, मगर भाभी बेगम के आगे नहीं झुकूंगी। महमूद से रोशान का पैगाम सुनकर वो भड़क उठी थी। ला हौल वला कुव्वत, भाई इस दर्जे की कदूरत है तुम्हारे दिल में? हाँ, इससे भी कुछ बढ़कर। बेटी की खातिर तो माएं अपनी जिद अपनी जात तक कुर्बान कर दिया करती हैं। तुम कैसी माँ हो जो इतनी फर्माबरदार और प्यारी बेटी की परवाह नहीं कर रही हो? मैं पहले ही बेहद परेशान हूँ, मजीद मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़कें। भाभी बेगम से तुम्हारी दुश्मनी की वजह अभी तक समझ नहीं आई है। सालों गुजर जाने के बावजूद आज तो ये राज खोल ही डालो। महमूद बज़िद हुए। राज की क्या बात है? ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि मुझे हर अच्छी और उम्दा चीज की पहचान है। सभी मेरे मशवरों से काम करते हैं। मेरे बगैर तो किसी की शॉपिंग मुकम्मल होती ही नहीं। मेरी यही आवभगत और मकबूलियत भाभी बेगम से हजम ना हो सकी और वो हर आए गए से मेरी बुराइयां करती थीं। और अम्मा बी को भी यही कह कह कर मेरे खिलाफ कर दिया था कि मैं न घर का ख्याल करती हूँ न वक्त देखती हूँ, हर किसी के साथ मुंह उठाकर चल पड़ती हूँ। उसी दम पर्दा हटाकर आने वाली शख्सियत को देखकर वो दम बखुद रह गईं। भाभी बेगम? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ मैं। अच्छा हुआ कई सालों बाद ही सही तुमने अपने दिल की भड़ास निकाली। तो मैं गलत नहीं कहती थी, लोग मक्कारी से काम लेते हैं। वो तुम्हारी जरा सी तारीफ करके तुमसे पूरा काम निकलवा लिया करते थे। तुम बच्चों और घर को भुलाकर गैरों के काम में जुट जाया करती थीं और लोग मजे से आराम किया करते थे। आपने कभी उस वक्त इस अंदाज में नहीं कहा था,
मतलब मेरा जब भी तुम्हारी तरफदारी करना और तुम्हारी आंखें खोलना था, मगर तुम शुरू से मुनीर की माँ और उमेरा को अपना सच्चा हमदर्द और खैरख्वाह समझती थीं, जिन्होंने आकर हमेशा मुझसे तुम्हारी बुराई की और हर बात से आगाह करती रही हैं। सदाकत आपा भी मुझे आपकी हर चाल से खबरदार करती रही हैं और वही मुझे रिपोर्ट देती रही हैं कि रोशान बाहर रहकर बिल्कुल बिगड़ गया है, अव्वल नंबर का आवारा बदकिरदार बदमाश बनकर लौटा है। उलझी हुई डोर की गिरहें खुलनी शुरू हो चुकी थीं। दिमाग के साथ दिल से भी कबीदगी के बादल छट रहे थे। अरे वो झूठी मक्कार औरत मेरे बाकिरदार और शरीफ बेटे के खिलाफ सरासर झूठ बोलती रही है। अगर मेरे बेटे में इतनी ही बुराइयां थीं तो क्यों अपनी बेटी की शादी अपने मुंह से कहकर कर रही हैं? सदाकत आपा की खातिर जो वो घर में फसाद करती थीं अब महसूस हुआ, और असल फसाद की जड़ तो वो खुद थीं। वो उमेरा आपा तो मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार करती थी कि उनका बड़ा मान था खौला को अपनी बहू के रूप में देखने का, और मैंने हामी भी भर ली थी, जिसके लिए वो मानी उर्फ मुनीर को दुबई से बुलवा रही थी। और हकीकत बताऊं, दुबई की वो पिछले साल से डकैती और अगवा बराए तावान के केस में कराची जेल में अपने जुर्मों की सजा काट रहा है। शायद अगले माह उसकी सजा पूरी हो जाएगी, फिर वो कोई लंबा हाथ मारेगा और हुमैरा सब में गाती फिरेगी कि उसका बेटा दुबई से माला माल होकर आया है और बहुत जल्द वापस चला जाएगा। और वो कहाँ जाएगा, समझ गई ना? जेल उर्फ दुबई में। वो मानी खेजी से हंसी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची ऐसी फ्रॉडी औरत से बच गई। अब आए घर में ऐसा बेइज्जत करके निकालूंगी कि उसकी आने वाली नस्लें किसी को बेवकूफ न बना सकेंगी। सदाकत आपा को भी छठी का दूध याद न करवाया तो मेरा नाम नहीं। भाभी बेगम माफ कर दें, इतने हसीन साल हमने बिला वजह की नफरत और बदएतमादी में गुजार दिए। एक घर एक छत के नीचे रहकर भी हम एक दूसरे से कितने दूर रहे। नरमी नदामत से चूर लहजे में मुखातिब हुई। जिन्हें हमने अपना समझा वही हमारे दुश्मन साबित हुए। बज़ाहिर छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बड़ी गलतफहमियां बनते बनते लाताल्लुकी और नफरत में बदल गईं। हमसे अच्छे हमारे बच्चे रहे, जिन्होंने अक्लमंदी और ज़हानत का मुजाहरा करके हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने से बचा लिया। क्योंकि जो लोग अपनों को छोड़कर गैरों से तमाम तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं, वो एक न एक दिन शदीद नुकसान उठाते हैं। खोखले सहारे सदा साथ नहीं देते, बढ़कर अपने ही थामते हैं। ये सब हमारी अम्मा जान की दुआओं का समर है, जो नदी के दोनों पाट आज एक हुए हैं। दुआएं दो अपनी सास को, जिनके खिलाफ आपकी जबानें अंगारे बरसाते नहीं थकती हैं। पर्दा हटाकर हामिद, महमूद, सरफराज, जीनत और सवेरा अंदर दाखिल हुए थे और महमूद खिल उठे थे। वो हमारी बुजुर्ग थीं, हम उन्हें बुरा क्यों कहेंगे? वो अजहद अच्छी खातून थीं, मगर एक गलती उनसे हो गई। अपने खानदान को एक रखने के लिए वो आपस में 2 बच्चों का रिश्ता जोड़ गईं। अगर वो बहुओं को भी उनकी मर्जी पर छोड़ने के बजाय हमारी जड़ों में लगी हुमैरा, सदाकत, मुनीर की माँ नामी बुराइयों को भी निकाल फेंकती तो हम भी एक दूसरे के मुखालिफ ना होते। सौलेहा ने कहा। वो सास थी, तब भी आपको ही शिकायत होती कि अरे बस बस रहने दीजिए, आपको अपनी अम्मा की हिमायत लेने की आदत है। सौलेहा जलकर बोली तो वो सब हंस पड़े। कितना अच्छा लग रहा है, सब साथ हैं। दादी जान की रूह आज शांत हुई होगी। हमारे माशरे में बैठी अपने सरों में चांदी के तार गिनती बेटियों का अलमिया, अपनों की बेअतनाई, लाताल्लुकी और बिला जवाज नफरत से सगे भाई बहन, करीबी रिश्तेदार जो उन बेटियों के लिए बाहर से लड़की ब्याह कर लाना पसंद करते हैं, आंखों पर बंधी नफरत और गलत फहमियों की पट्टी के आगे उन्हें अपनी बच्चियां नजर नहीं आती। काश फिर से वही वक्त लौट आए जब लड़का और लड़की के पैदा होते ही आपस में एक दूसरे से मंसूब कर दिया जाता था। खानदान भी एक दूसरे से मरबूत रहते थे और बेराह रवी और हिस्ट्रिया के मर्ज की राहें मसदूद कर दी जाती थीं। जीनत आंखों में आए खुशी के आंसू साफ करती हुई सदके दिल से दुआ गो थी। भाभी बेगम माफ कर देना, बहुत बुरा भला कहा है आपको। वो उनके गले लगती हुई गुलूगीर लहजे में बोली। तुम भी माफ करना, और अगर कोई शिकायत हुई हो तो मुंह दर मुंह करना, किसी तीसरे फरीक का सहारा मत लेना। उन्होंने खुले दिल से उन्हें गले लगाते हुए कहा। आप यहाँ मजाकरात करते रहेंगे तो वो मौसूफ खौला को लेकर निकल जाएंगे। सरफराज ने टाइम देखते हुए याद दिलाया। वो सब तेजी से बाहर की तरफ बढ़े। आइंदा खौला का नाम मत लेना, भाभी कहना उसे।
صالحہ نے پیار بھری سرزنش کی۔ جی بہتر، ویسے بھی خاصا مشکل نام ہے، خولا کے بجائے اکثر خالہ نکل جاتا ہے۔ سرفراز کے انداز پر وہ سب ہنس پڑے۔ 2 ہفتے بعد میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر لے جاؤں گی، بہت دور رہ لی اس سے، اور دوری برداشت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اور ہاں نرمین، کان کھول کر سن لو، پری کی تمام تیاری تم کرو گی، مجھے کہاں آتا ہے یہ سب۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، آپ کو بھی کچن کی ذمہ داری اپنے ذمہ لینی ہوگی، مجھ سے ایسے کام نہیں ہوتے۔ جواب میں انہوں نے خلوص دل سے حامی بھری تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں سمجھی نہیں۔ خولا نے ٹیبل پر رکھا موبائل اسے آف کرتے دیکھ کر حیرت اور مسرت کے ملے جلے احساسات سے گویا ہوئی۔ ویری سمپل یار، میں نے سرفراز سے کہا تھا وہاں ہونے والی کاروائی کے دوران اپنا موبائل آن رکھنا، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور ہم نے وہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی سب سن لیا۔ اب تو میری عقل کو داد دو گی نا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں، پھر یہ سرفراز بھائی کو کس طرح معلوم ہوا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے استفسار کرنے لگی۔ سرفراز کے علاوہ پپا اور محمود انکل کو بھی معلوم ہے ہمارے بارے میں۔ دراصل یہ پلاننگ ان تینوں کی ہی ہے، گھر کی 2 عورتوں کی عقل کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور میں تو خود کسی ایسی پلاننگ کی تلاش میں تھا، سو فوراً سے پیشتر عمل کر ڈالا۔ باقی اسٹوری میں جان پپا اور انکل کی ایکٹنگ نے ڈالی ہے۔ وہ فتح یاب ہو چکا تھا، جیت کی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹنے لگی تھی۔ آپ مجھ کو بتا تو سکتے تھے، وہ بھی بادلوں کی طرح یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ تم مانتی جب نہ، اور پھر تمہارا یہ ڈرا سہما ناراضگی سے بھرپور انداز کہاں دیکھنے کو ملتے؟ اس نے والہانہ انداز میں اس کے چہرے پر پھیلتے قوس و قزح کے رنگ دیکھتے ہوئے کہا، اب تو مانتی ہو نا میری محبت کی صداقت کو؟ اگر سویرا نہ ہوتی تو آپ نامراد رہتے؟ ہاں، تمہیں پانے میں اس کا میں تا حیات احسان مند رہوں گا۔ امی اور آنٹی کو کسی نہ کسی دن معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تب ہم نئی زندگی کی شروعات کر چکے ہوں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ بدگمانی کے بادل ایک بار صاف ہو جائیں تو پھر سب نکھر جاتا ہے۔ بات ساری ہوتی ہے بے غرض اور بلا مفاد رشتوں کو استوار رکھنے کی۔ وہ از حد مسرور تھا۔ اس کی دارفتگی سے بچنے کے لیے وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے لان میں نگاہ پڑتے ہی مسرت سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ محمود انکل، بابا جان، زینت آنٹی، سویرا، سرفراز کے آگے آگے امی اور آنٹی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھیں۔ کیا دیکھ کر اتنی خوش ہو رہی ہو؟ وہ اس کے برابر میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہوا بولا۔ دنیا کا حسین ترین ملاپ، 2 دشمنوں کے ایک ہو جانے کا دلکش منظر۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، روشان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی دوسرے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔